Hello children, today's topic is an empire across the three continents. Children, first of all, we should know about the term empire. An empire is a political construct in which one state dominates over another state. Empire is ruled by an emperor. He appoints governors to manage different provinces. It also includes bureaucracy, means non-elected government, workers, military forces, uniform, standardization, control, unification of strategy. मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के बाद एक फेज शुरू होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि एक बड़े एम्पायर को बनाने के लिए एक लंबा समय लगता है। छोटी छोटी सिविलाइजेशन से शुरुआत होती है और एक बड़े एम्पायर में वो कन्वर्ट हो जाता है। आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ मेसोपोटामियन वी केम टू नो अबाउट टू एम्पायर्स that were Assyrian Empire, Babylonia Empire. Babylonia Empire, children, it is an oldest city. It has ancient wonders of world, that is Hanging Garden. इन्हीं दोनों एम्पायर से रोमन एम्पायर की शुरुआत होती है। By the 6th century BCE, Iranians established control over major parts of Assyrian Empire. Assyrian Empire had a good network of trade overland as well as along the coast of Mediterranean Sea. Children, Mediterranean Sea word means the heart of the world. मेडिटेरियन सी को अगर हम लोकेशन, जोग्राफिकल लोकेशन देखते हैं तो वो वर्ल्ड के बीचों बीच तुमको दिखाई पड़ता है। तो और सी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, एक वाटर बॉडी, नॉट अ सी, a water body plays an important role to develop a civilization, because that time if we want to trade with countries across that sea, we have to use the water bodies. In the eastern Mediterranean, Greek cities and their colonies were benefited from this trade. In Greece, city-states such as Athens and Sparta were the focus of civic life. Means these cities were good for the civic life. Now from the sources, we came to know about the ruler of the Macedon, that is Alexander, Sikandar नाम सुना है? We know he undertook many series of military campaigns as his aspiration was to conquer the whole world. वो विश्व विजेता बनना चाहता था। He conquered parts of North Africa, West Asia and Iran. वो व्यास नदी तक भी पहुंचा था, क्योंकि उसको इंडिया भी चाहिए था, वो इंडिया पर भी अपना एक्सपेंशन चाहता था। बट ही सोल्जर्स डिड नॉट सपोर्टेड हिम, ही सोल्जर्स रिफ्यूज टू प्रोसीड फर्दर। यहाँ पर एक कहानी हमें मिलती है अलेक्जेंडर और पोरस की। पोरस सिकंदर और झेलम एरिया के राजा थे। इस वॉर में पोरस हार जाते हैं और अलेक्जेंडर उनसे पूछता है कि उनके साथ कैसा ट्रीट किया जाए। तब पोरस ने जवाब दिया, जैसे एक जीते हुए राजा को एक हारे हुए राजा के साथ करना चाहिए। अलेक्जेंडर इस आंसर को सुनकर बहुत खुश हुआ और वो अपना जीता हुआ पूरा एरिया पोरस को देकर वापस चला जाता है। उसका एक आर्मी कमांडर सेल्यूकस था, वो भी भारत को जीतना चाहता था। वो चाहता था कि अलेक्जेंडर उसको अपना सक्सेसर बना दे और वो अपने कैंपेन में भारत को, इंडिया को जीत सकेगा। चिल्ड्रन, वी नो दैट इफ a great ruler
or emperor dies, what happens with the whole empire? अलेक्जेंडर के डेथ के बाद उसका पूरा एम्पायर डिसइंटीग्रेट हो जाता है। यहाँ पर एक चीज़ और हमें समझनी चाहिए कि द पीरियड ऑफ अलेक्जेंडर was also referred to the Hellenistic period in the history. Whole region became Hellenicized as Greeks were called Hellenes, and also the language Greek was well known, or the spoken language was Greek. अलेक्जेंडर के डेथ के बाद भी उसके आइडियाज़ और कल्चरल ट्रेडिशन बहुत पॉपुलराइज हुए। उसके रूट्स इतनी गहरी थी कि रोमन एम्पायर पर भी इसका इम्पैक्ट था। अलेक्जेंडर की डेथ के बाद एडवांटेज मिला रोम के मिलिट्री फोर्सेस को। रोम के मिलिट्री फोर्सेस जो कि सेंट्रल इटालियन फोर्सेस थी, established control over North Africa and the Eastern Mediterranean from the 2nd century BCE. रोमन एम्पायर एकाएक नहीं खड़ा हुआ, उसको बहुत समय लगा। जो अभी हमने इवेंट्स पढ़े जैसे अलेक्जेंडर और पोरस का, फिर हम आगे और इसके इवेंट्स हैं जैसे जूलियस सीजर्स के साथ का वॉर, सिविल वॉर पॉम्पी के साथ, ऐसे बहुत सारे इवेंट्स होते गए, जिसके बाद रोमन एम्पायर एक बहुत बड़ा एम्पायर बना। जूलियस सीजर एक डिक्टेटर था। 1st सेंचुरी में रोम में वो डिक्टेटर था। उसका उस समय वहाँ पे सिविल वॉर चल रही थी। पॉम्पी के पास एक बहुत बड़ी मिलिट्री पावर थी। पॉम्पी के साथ सिविल वॉर में कई बार ये लोग आमने सामने हुए। कई बार पॉम्पी मैनेज वहाँ से उससे वॉर करने से भागना भी उसने चाहा, और कई बार पॉम्पी ने जूलियस सीजर पर, उसके मिलिट्री एंट्रेंस पर, इन्वेजन पर बैन भी लगाया। लेकिन ये कुछ इवेंट्स के बाद Julius Caesar could capture him. Heading Spain, Caesar left Italy under the control of Mark Antony. Caesar defeated Pompey's lieutenant, then returned east to challenge Pompey and decisively defeated Pompey in Greece. Then in Rome, Caesar was appointed dictator with Mark Antony as second in command. Children, these were some events through which we say that Roman Empire established as a powerful empire. Now children, we should know about the geographical view of the, or geographical stretch of the territory of the empire. The Roman Empire covered a vast stretch of territory that included most of Europe as we know it today and a large part of Fertile Crescent and North Africa. Crescent word children हम कह सकते हैं मून का एक शेप, जैसे हम दूज का चांद जिस तरह का शेप होता है उस तरह का शेप होता है। फर्टाइल वर्ड क्यों यूज़ किया? क्योंकि ये एरिया भी पूरा फर्टाइल था। अब हम अगर नॉर्थ पे देखते हैं तो नॉर्थ में, मेडिटेरियन सी के नॉर्थ में राइन और डैन्यूब रिवर के आसपास का एरिया रोमन एम्पायर के पास था। साउथ में अगर हम देखते हैं तो सहारा डेजर्ट का एरिया आसपास, सहारा डेजर्ट का एरिया रोमन एम्पायर में था, और यूफ्रेट रिवर्स के
वेस्ट में अगर ईस्ट में अगर यूफ्रेट रिवर्स की तरफ जाते हैं, उसके बाद ईरानियन एम्पायर था, एक बड़ा एम्पायर, और वहाँ से हमें ये पता चलता है कि ईरानियन और रोमन्स वर द राइवल्स and fought against each other for many times. Their empires lay next to each other, separated only by a narrow strip of land along the river Euphrates. So, this was the geographical view of Roman Empire. Children, to study such empires of history, we should know about the sources also, from where we get this type of events or the collections. We should know where we get this information. The first one was text written by the contemporaries. These were usually called annals, letters, speeches, sermons, laws, etc. The another one is documents. Documents were inscriptions on stones in both Greek and Latin language. Contracts, accounts, letters, and official documents published by scholars who are called papyrologists